हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के वीडियो सेशन में हम 2 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस बैंक के साथ 500 करोड़ रुपए के पहले ग्रीन टर्म लोन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड साइंड द फर्स्ट ग्रीन टर्म लोन ऑफ ₹500 करोड़ विद बैंक ऑफ इंडिया। तो ग्रीन टर्म लोन का मतलब क्या हुआ? जो ग्रीन प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे सोलर प्रोजेक्ट हो, तो इसके लिए इस लोन को यूज़ किया जाएगा। तो आपको बता दें, जो एनटीपीसी रिन्यूएबल्स हैं, तो ये एक तो 470 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट राजस्थान में इसका शुरू होने वाला है और 200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट गुजरात में शुरू होने वाला है। तो इन्हीं के लिए इसने ये लोन लिए हैं। बाकी आपको जानना चाहिए कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ये किस लिए चर्चा में था? क्योंकि इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट ये लद्दाख में सेटअप करेगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 किसने शुरू किया है? स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर या फिर नरेंद्र मोदी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो अनुराग ठाकुर लॉन्च्ड नेशन वाइड क्लीन इंडिया प्रोग्राम फ्रॉम प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ये एक नेशन वाइड यानी राष्ट्रव्यापी क्लीन इंडिया प्रोग्राम इसको ऑर्गेनाइज कर रही है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में। और इसको प्रयागराज यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से जो हमारे मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं अनुराग ठाकुर, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें क्या रहेगा कि 744 डिस्ट्रिक्ट के 6 लाख गांव इसमें कवर किए जाएंगे और पूरा टारगेट ये रहेगा कि 75 लाख केजी वेस्ट जो है इसको कलेक्ट किया जाए और डिस्पोज किया जाए। किस राज्य को घर में बनी राइस वाइन जुडीमा के लिए जीआई टैग मिला है? आसाम, सिक्किम, मणिपुर या फिर मिजोरम? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो आसाम हैज़ रिसीव्ड द जीआई टैग फॉर जुडीमा, अ होम मेड राइस वाइन। तो देखिए फ्रेंड्स, जुडीमा जो है ये एक राइस वाइन है जो कि आसाम की दिमासा ट्राइब द्वारा बनाई जाती है। तो इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग का मतलब क्या होता है? देखिए, जीआई टैग क्या करता है, कोई प्रोडक्ट है तो उसका जो ज्योग्राफिकल ओरिजिन है, जहाँ से उस प्रोडक्ट की उत्पत्ति है, उसको दर्शाती है, उस पर मोहर लगाती है कि ये प्रोडक्ट इस जगह का है। अब मान लीजिए जो ये राइस वाइन है, ठीक है, अब जुडीमा नाम से कोई दिल्ली में इसकी फैक्ट्री लगा दे, मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, तो वो जो है लीगल नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप समझ होंगे जीआई टैग का मतलब क्या है। अब इससे क्या होता है ना, उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू बढ़ती है जब उसको जीआई टैग मिल जाता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट यहाँ का है, इसका मतलब ओरिजिनल है। बाकी आपको जानना चाहिए, जो ये जीआई टैग होता है 10 साल के लिए वैलिड रहता है। जब एक बार दिया जाता है उसके बाद फिर ये रिन्यू भी किया जा सकता है। और जीआई जो है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लॉज के तहत कवर्ड है। हाल ही में किस राज्य की सोजात मेहंदी को जीआई टैग मिला है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो सोजात मेहंदी ऑफ राजस्थान हैज़ रिसीव्ड द जीआई टैग। तो देखिए, सोजात मेहंदी राजस्थान की, इसको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। तो इससे भी जो इसका प्रीमियम प्राइस है उसको काफ़ी अच्छी वैल्यू मिलेगी। प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने में सक्षम बनाने के लिए किस बैंक ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इंडिया बुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड और आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो इंडियन बैंक हैज़ एंटर्ड इनटू एन एमओयू विद इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इंडिया बुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड एंड आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड टू इनेबल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। देखिए, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है आप सभी जानते हैं, कुछ इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं जिनको प्राथमिक तौर पर जो है क्रेडिट दिया जाता है।
या फिर लोन दिया जाता है। तो इस तरह के सेक्टर्स को इंडियन बैंक जो है लोन देगी, किसके साथ मिलकर, जो ये जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, इंडिया बुल्स कमर्शियल क्रेडिट है और IIFL होम फाइनेंस है। तो ये सभी मिलकर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जो है क्रेडिट प्रदान करेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए इंडियन बैंक के MD एंड CEO शांतिलाल जैन है, हाल ही में बिल्कुल अपॉइंट हुए हैं, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है। टैगलाइन है टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू कॉमन मैन, या आप कह सकते हैं योर टेक फ्रेंडली बैंक या योर ऑन बैंक। साथ ही आपको जानना चाहिए हाल ही में इंडियन बैंक ने जो बैड बैंक है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL, इसमें 13.27% स्टेक पिकअप किए हैं। कितने भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2021 के लिए भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो 11 इंडियन साइंटिस्ट हैव रिसीव्ड इंडियाज हाईएस्ट साइंस अवार्ड शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2021। तो देखिए कंट्री का हाईएस्ट साइंस अवार्ड है, नाम है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। तो साल 2021 के लिए 11 साइंटिस्ट को दिया गया है। किस मौके पर? जो CSIR है हमारा, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके 80th फाउंडेशन डे यानी स्थापना दिवस जो कि 26 सितंबर को मनाया गया, इस दिन इसको दिया गया है। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये अवार्ड है ये 45 साल से कम के जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उनको 7 फील्ड्स में दिया जाता है: बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन एंड फिजिक्स। और इसमें जो कैश प्राइस है ये 5 लाख रुपीज़ का मिलता है। तो ये है शांति स्वरूप भटनागर, इनको कहते हैं फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज। और जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है UGC, इसके फर्स्ट चेयरमैन ये रहे हैं। साथ ही CSIR के डायरेक्टर जनरल, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी शांति स्वरूप भटनागर ही रहे हैं। और हाल में कौन है डायरेक्टर जनरल CSIR की? यह है शेखर C. मांडे। वित्तीय वर्ष 2021-22 यानी अक्टूबर से मार्च की दूसरी छमाही के लिए वेज एंड मीन्स अग्रिम WMA की सीमा क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो ₹50,000 crore is the limit of ways and means advances set for the second half of the financial year 2021-22। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और साथ ही इंटरव्यू के लिए भी पूछ लिया जाता है कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस का मतलब क्या होता है। तो समझेंगे इसको। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो ये आपका सेकंड हाफ है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 जो चल रहा है हमारा, इसका जो सेकंड हाफ है जो कि अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक के बीच में रहेगा, तो इसके लिए जो वेज एंड मीन्स एडवांसेज है 50,000 करोड़ रुपीज़ का हमने सेट किया है। देखिए आपको बता देते हैं कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होता है। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, तो इनके जो है खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं बजाय कलेक्शन के। कलेक्शन कम होता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। तो कभी कभी इनको जो है क्रेडिट की आवश्यकता हो जाती है, पैसे की आवश्यकता हो जाती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस के तहत आपको बता दें जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस हैं ये RBI एक्ट 1934 की सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के तहत आता है। तो इसमें क्या करता है, RBI जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, इनको जो है पैसा देता है और ये 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 मंथ से जो है पहले रिपेबल होना चाहिए, यानी रिपे कर देना चाहिए। अच्छा, अब जब पैसा दे रहा है तो इस पर कुछ चार्ज भी लगाएगा RBI। तो किस रेट से लगाता है, जो इसमें रेपो रेट जो है RBI का जो रेपो रेट है, रेपो रेट आप सभी जानते हैं जिस रेट पर बैंक को लोन देता है, शॉर्ट टर्म मनी RBI देता है, वही रेट यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चार्ज करता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ होंगे वेज एंड मीन्स एडवांसेस का मतलब क्या है। ठीक है, जब गवर्नमेंट के जो है मिसमैच हो जाए, यानी कि रिसीट जो होगी और जो एक्सपेंडिचर है उसमें जो मिसमैचिंग होती है, तो उसकी भरपाई के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट को जो है क्रेडिट प्रोवाइड कराता है और उसके लिए कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। वो होता है रेपो रेट, जो रेपो रेट चल रही होती है वही इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब यदि जो ये WMA यानी कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट से ज़्यादा कोई लेना चाहता है पैसा, तो उस पर फिर 2% इंटरेस्ट और बढ़ा दिया जाता है, यानी कि रेपो रेट प्लस 2% और बढ़ाकर इंटरेस्ट चार्ज करती है RBI। तो ये आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस किसके तहत आता है, RBI एक्ट 1934 की सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के तहत। बाकी आपको बता दें कई बार पूछा गया है कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम कब इंट्रोड्यूस की गई थी, तो 1997 में इंट्रोड्यूस की गई थी।
भारत सरकार ने किस देश में ग्रामीण जल आपूर्ति के विस्तार के लिए 1500 हेड पंपों की आपूर्ति और स्थापना के लिए एक परियोजना को वित्त पोषित यानी फाइनेंस किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस्ड अ प्रोजेक्ट फॉर सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ 1500 हैंड पंप्स फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ रूरल वाटर सप्लाई इन कंबोडिया। देखिए हाल ही में क्या है, सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ 1500 हैंड पंप्स फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ रूरल वाटर सप्लाई इन कंबोडिया, इस थीम से एक सेरेमनी जो है ऑर्गेनाइज की गई भारत सरकार के द्वारा। तो इसके तहत क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने कंबोडिया को 1500 हेड पंप दिए हैं और उनका इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है वो भी पूरा करवाया है। तो 100% ग्रांट यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए। बाकी कंबोडिया के बारे में आपको जानना चाहिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंकोर वाट टेम्पल ये कंबोडिया में है। ओरिजिनली जो है ये जो हमारे हिंदू गॉड हैं विष्णु उनको डेडिकेटेड था, लेकिन बाद में 12वीं सेंचुरी के जो है अंत तक इसको फिर बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? हम सभी जानते हैं 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट फैक्ट एक रहेगा। देखिए पहले तो आप ये जान लीजिए महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है 2 अक्टूबर को, इसीलिए इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। सबसे पहले साल 2007 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसके द्वारा ये प्रपोज किया गया था। देखिए साल 2004 में ईरान के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं शिरीन इबादी, इनके द्वारा जो है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इसका जो आइडिया है ये प्रपोज किया गया था। हमने कई बार देखा है कि इस तरह से भी पूछ लिए जाते हैं कि ये डे किसके द्वारा, किस कंट्री के द्वारा प्रपोज किया गया था या किस व्यक्ति के द्वारा प्रपोज किया गया था। ठीक है, तो साल 2004 में इनके द्वारा किया गया था। उसके बाद फिर जब कांग्रेस सरकार की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स रहे आनंद शर्मा, तब इन्होंने जो है जनरल असेंबली में इस रेजोल्यूशन को लाए थे कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाए 2 अक्टूबर को। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सी के रंगनाथन हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA। 1 साल के लिए नियुक्त किया गया है, ये आपको जानना चाहिए। और साथ ही ये भी जानना चाहिए कि हर्षपति सिंघानिया इनको इन्होंने रिप्लेस किया है या सक्सीड किया है। ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मिस्टर विनोद अग्रवाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल ASDC और इन्होंने रिप्लेस किया है निकुंज संघी को। इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया? अतुल अग्रवाल, देवराज लाहिरी, सुनील कटारिया या फिर अंशु मालिक? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मिस्टर सुनील कटारिया हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स ISA। और आपको बता दें ये पिछले 5 साल से इस पद पर काबिज है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2021 में मुख्य अतिथि कौन थे या कौन थी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो निर्मला सीतारमन वॉज द चीफ गेस्ट एट द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2021। आपको बता दें कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिनटेक फेस्टिवल होता है ये, जिसका नाम है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। तो जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स हैं निर्मला सीतारमन, ये जो है इसमें चीफ गेस्ट थी। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है ये वाला फेस्ट? एक तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस फेस्ट का थीम क्या रहा? फिनटेक एम्पावरिंग अ ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की हॉकी टीम द्वारा कांस्य पदक जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किन 2 खिलाड़ियों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, यानी कि रिटायर हो गए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो रुपिंदर पाल सिंह एंड वीरेंद्र लाकरा who played crucial roles in India winning the bronze in men's hockey at the Tokyo Olympics announced their international retirements। तो देखिए ड्रैक फ्लिकर रुपिंदर पाल सिंह जिनका निक नेम है बॉब और डिफेंडर वीरेंद्र लाकरा, इन दोनों ने ही अपना जो है संन्यास लेने का फैसला कर दिया है। तो जो भारतीय टीम जो कि यहाँ पर आपका ओलंपिक में जिन्होंने मेडल जीता है, तो इस टीम का ये हिस्सा रहे हैं दोनों के दोनों। भारतीय रिजर्व बैंक की भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका
के अनुसार 2020-21 में शुद्ध प्रति व्यक्ति आय वृद्धि के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो वेस्ट बंगाल ranked number 1 in terms of net per capita income growth in 2020-21 as per the Reserve Bank of India's Handbook of Statistics on Indian Economy। तो पहली बात तो आपको ये जानना चाहिए कि हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अनुसार वेस्ट बंगाल को नंबर 1 बताया गया है। किस टर्म में? नेट पर कैपिटा इनकम ग्रोथ के टर्म में 2020-21 के लिए। बाकी आप जानते हैं वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ हैं और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं और कैपिटल है कोलकाता। और आपको बता दें कि जो तमिलनाडु की माफ़ कीजिएगा वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, तो ये भवानीपुर से जो है बाईपोल्स लड़ रही हैं, बंगाल बाईपोल्स, क्योंकि नंदीग्राम से जब लड़ी थी तो उसके बाद ये शुवेंदु अधिकारी से वहाँ से हार गई थी। तो अब इन्हें जो है 21 नवंबर से पहले किसी एक सीट से जो है इलेक्शन जीतना है, तो इसलिए अब यहाँ पर बाईपोल हो रहे हैं। तो ये भवानीपुर से अब खड़ी हुई है लड़ने के लिए। सरकार ने कंपनी कानून समिति के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए कब तक बढ़ा दिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर द टेन्योर ऑफ द कंपनी लॉ कमिटी टिल 16/9/2022। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा क्वेश्चन में यहाँ पर गड़बड़ी हो गई है। पहले ही 1 साल यहाँ पर लिख दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो 16 सितंबर 2022 तक इसको बढ़ा दिया गया है। किसको? कंपनी लॉ कमेटी को। आपको बताएं साल 2019 में इसको जो है गठित किया गया था। इसमें 11 मेंबर होते हैं और इसके जो चेयरपर्सन है ये है कॉरपोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी राजेश वर्मा। भारत निर्यात पहल और इंडिया एक्सपोर्ट्स 2021 पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मिस्टर नारायण राणे इनॉग्रेटेड द इंडिया एक्सपोर्ट इनिशिएटिव एंड इंडिया एक्सपोर्ट्स 2021 पोर्टल। तो न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया है। आपको बता दें नारायण राणे ये यूनियन मिनिस्टर फॉर MSMEs हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना चाहिए, भारत का जो टारगेट है वो एक्सपोर्ट को जो है देखिए 2027-28 तक जो एक्सपोर्ट का टारगेट है भारत का ये $1 ट्रिलियन का है। यानी कि जो भारत से एक्सपोर्ट जो सामान होता है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? $1 ट्रिलियन की होनी चाहिए। ये भारत का टारगेट है 2027 तक। तो इस तरह के टारगेट भी पूछ लिए जाते हैं। 1 अक्टूबर 2021 को भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI द्वारा कौन सा वार्षिक दिवस मनाया गया? इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला क्वेश्चन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो 5th एनुअल डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ऑन 1 अक्टूबर 2021। तो देखिए 5th एनुअल डे मनाया गया है 1 अक्टूबर 2021 को। पहले आप ये जान लीजिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में अंतर क्या होता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे। देखिए इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कोई कंपनी है या फिर कोई इंडिविजुअल है, जब वो अपना जो उसने पैसा लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है, उसको वापस देने में वो सक्षम नहीं होता तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। बैंक्रप्सी क्या होता है? जब कोई कोर्ट हो गया या फिर कोई ट्रिब्यूनल हो गया, जब वो कह दे कि हाँ ये व्यक्ति या फिर ये कंपनी जो है अपना पैसा देने में जो है सक्षम नहीं है, ठीक है, तो एक लीगल स्टेटस उसकी कंडीशन को प्रोवाइड करा दिया गया, उसको बोलते हैं बैंक्रप्सी। तो अब वो जो कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है वो उस प्रोसेस के लिए ऑर्डर कर सकती है, कह सकती है कि आगे जो है इसको किया जाए, जो क्रेडिटर है जिसने पैसा दिया है उसके हितों की रक्षा की जाए और उसका पैसा उसको वापस दिलवाया जाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फिर बैंक्रप्सी, यानी कि जो इंसॉल्वेंसी की जो कंडीशन है उसको लीगल स्टेटस दे दिया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है ये जो है रेगुलेटर का कार्य करती है। किसके लिए? देखिए जो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज़ हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ हैं, ये सभी जो है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को देखती हैं। तो इन सभी को रेगुलेट करता है ये IBBI। 1 अक्टूबर 2016 को इसकी स्थापना हुई थी और इसकी जो पावर मिलती है वो इसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसने कि हाल ही में 28 मई 2021 को 5 साल पूरे किए हैं, इस कोड से इसको पावर मिलती है। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये बोर्ड है इसमें 10 मेंबर होते हैं, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लॉ एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल रहते हैं। फिलहाल जो इसके चेयरपर्सन है ये है MS साहू। बाकी डॉक्टर नवरंग सैनी, डॉक्टर मुकुलिता विजयवर्गीय और सुधाकर शुक्ला ये होल टाइम मेंबर्स हैं इस बोर्ड में। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर।
सजोलांग और मिजी ट्राइब बिलोंग्स टू विच स्टेट? आंसर इज अरुणाचल प्रदेश. वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ प्रगति प्लेटफॉर्म? सो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन. तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वीं प्रगति मीटिंग को चेयर किया है. वट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ मंगोलिया? सो कैपिटल इज उलन बटर एंड करेंसी इज टोगरोक. Where is the National Gallery of Modern Art located? Answer is New Delhi. The government has extended the validity of documents related to Motor Vehicles Act 1988 and Central Motor Vehicle Rules 1989 till which date? Answer is October 31st, 2021. और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. इसी तरह से फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट करते रहिए. अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस. और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं. Which place is also known as Cape Comorin? Serving to empower is the tagline of which bank? Champions portal was launched by which ministry? What is the capital and currency of Republic of China? Hwasong 8 is the new hypersonic missile launched by which country? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं. अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं. साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं. और दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें. अपने दोस्तों के साथ जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें. आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. थैंक यू गाइस.